नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान राजीव से चर्चा कार्यक्रम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कर्मचारियों के मुद्दे हिमाचल प्रदेश में हमेशा सबसे आगे रहते हैं। रोजाना कोई ना कोई नई बातें, मांगे, आंदोलन चले रहते हैं। एक आंदोलन चला था पिछली भाजपा की सरकार के समय में कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करो। ओल्ड पेंशन स्कीम पे अब एक फिर से दोबारा चर्चा में इसमें इसलिए आ गई कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने जब हिमाचल का भी दौरा किया कुछ, तो उसमें एक प्रश्न उनके सामने आया मीडिया की तरफ से कि ओल्ड पेंशन स्कीम पे भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा हिमाचल में, क्या ये बंद कर दी जाएगी जो कर्मचारियों को दी जा रही है। तो नड्डा जी ने कहा कि हमारा स्टैंड तो 2022 वाला ही है, तो हम यूपीएस की तरफ जाएंगे। तो अब सब लगभग कांग्रेस सरकार ने चुनावी वायदा करके 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया था। हालांकि उसमें बिजली बोर्ड के 8,500 कर्मचारी अभी तक छूटे हुए हैं। उनको भी ओपीएस में लाया जाएगा। कब लाया जाएगा ऐसा कोई एक तिथि निर्धारित नहीं की गई है कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ से। अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम कब बंद होगी, यूपीएस कब इसका स्थान लेगी, आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं हीरालाल वर्मा जी, हैं बिजली बोर्ड के वरिष्ठ नेता हैं। वो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से संदीप सांख्यान जी, और भाजपा की तरफ से सुरेंद्र ठाकुर जी वरिष्ठ नेता हैं और खुद भी एक कर्मचारी नेता के तौर पे सेवानिवृत्त हुए हैं। लंबा अनुभव है और पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज ये इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो मैं सबसे पहले हीरालाल वर्मा जी के पास जाऊंगा। वर्मा जी, एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसने एक छोटे से मत प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके कांग्रेस को सत्ता में ला दिया। अब फिर से बात उठ रही है कि यूपीएस लाई जाएगी, ओपीएस खत्म की जाएगी। तो आपका बिजली बोर्ड, आप खुद बिजली बोर्ड से जुड़े हुए हैं, वो अभी तक महरूम है। तो आपको लगता है कि अगली सरकार भाजपा ओपीएस को खत्म कर पाएगी? जी वर्मा जी। सबसे पहले तो मेरा सभी लाइव हिंदुस्तान के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और डॉक्टर थेरे जी, आपने समय दिया, आपका भी धन्यवाद। ये आज जो मुख्य बिंदु आपने चर्चा कर रखा हो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। और इससे पहले हिमाचल प्रदेश में जो ओपीएस थी, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी ओपीएस थी। हिमाचल प्रदेश में एनपीएस 15 मई 2003 को आया, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो एनपीएस है वो 1 अप्रैल 2004 को आया था। अभी जो बिजली बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हैं, बिजली बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में अभी हमारे यहाँ एनपीएस कंटिन्यू है। नो डाउट कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू की है, लेकिन बिजली बोर्ड को विषय मालूम है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो यूपीएस है, यूपीएस को हम अलग से कोई स्कीम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यूपीएस जो एनपीएस है, एनपीएस में एक ऑप्शन है। क्योंकि जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसमें एक ऑप्शन दी गई थी कि पहले तो एनपीएस में ऑप्शन थी कि आपको 60% आपको रिटायरमेंट पे आपका जो कॉर्पस बनता है, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय शेयर का बनता है, उससे आप 60% ड्रॉ करके 40% को आप एन्युटी में डाल सकते हैं। जो जैसे आपको जिस तरह से आप प्लान किया एन्युटी के साथ, अपने हिसाब से एन्युटी प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो यूपीएस है, यूपीएस में जो सबसे एक हट करके है कि वो यूपीएस में जो जितने कर भी ओपीएस के प्रोविजन थे, उनको थोड़ा सा हट करके पुरानी पेंशन के स्कीम के प्रोविजन को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लागू किया गया है। इसमें जैसे हमारे ओपीएस में 10 साल के बाद 50% जो लास्ट पे है उसकी पेंशन मिलती है, लेकिन जो यूपीएस में उसमें 25 साल के बाद उस तरह का प्रोविजन रखा गया। और मिनिमम पेंशन जैसे ओपीएस में आपकी 9,000 है, यहाँ 10,000 रखी गई है। लेकिन 10 और 25 के बीच में जो लोग रिटायर होते हैं, उनको प्रोपोर्शनेटली आपकी पेंशन मिलेगी, और इस तरह का प्रावधान रखा गया। और अगर वो बीआरएस लेता है तो पेंशन नहीं मिलेगी। इस तरह के प्रावधान यूपीएस में रखे गए हैं। और मेरी सबसे पहले तो ऐसा लगता है जो सरकारें हैं वो आपकी जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भाग रही है। ओपीएस पहले था, ओपीएस से केंद्र सरकार या राज्य सरकार एनपीएस की ओर इसलिए भागी क्योंकि जो सामाजिक जिम्मेदारी थी उससे वो हट करके उन्होंने एनपीएस को यहाँ लागू किया गया। लेकिन अगर आप देखें जो ओपीएस में जो खर्चा है,
जो खर्चा है वो कुल मिला करके आपका लगभग 4.77 करोड़ का लाख करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, और उसको कर्टेल करने के लिए यूपीएस लागू किया गया है। अब आपको यूपीएस में आपको देखना होगा, यूपीएस में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आज की डेट में, अगर कंपेयर करें आपको ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस या यूपीएस, जो एनपीएस का ऑप्शनल है, सबसे बेहतर स्कीम आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम रहा है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि जो बेनिफिशियरी है वो आपका एनपीएस है। यूपीएस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आपको पेंशन बेनिफिट तो रिटायरमेंट पे दे दिए गए हैं जो आपके एनपीएस में एन्युटी के हिसाब से रहते हैं, लेकिन यूपीएस में जो पेंशनरी बेनिफिट है वो आपको दिए गए हैं, लेकिन आपका जो कॉर्पस है वो कॉर्पस से आपका विड्रॉल जीरो है। अगर आप कोई भी आपका जो आपका एम्प्लॉय शेयर है उसमें जाता है, अगर आप उसमें से कोई पैसा निकालते हैं तो उसका इंपैक्ट सीधा आपकी पेंशन पे आएगा, आपकी पेंशन कम हो जाएगी। कुल मिलाकर के मैं कहना चाहूंगा कि कोई मैंने एक छोटा सा उदाहरण किसी की बिजली बोर्ड के इंजीनियर की पेंशन फिक्सेशन करी है, और उसकी 70,000 की आज की डेट में, सिंपल तरीका है जो समझने का, 70,000 की आपकी उसकी आज की डेट में अगर बेसिक है, तो कुल मिलाकर के 25 में उसने ज्वाइन किया, 55 में 2055 में अगर रिटायर हो रहा है, उसकी जो सैलरी है 2055 में वो बन जाती है 5,67,000 जो उसकी सैलरी बन जाती है। और जो 10% उसका शेयर है और 18% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें शेयर, या गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी शेयर उसमें डालेगी, कुल मिलाकर के जो कॉर्पस है वो कॉर्पस बन जाता है उसका कुल मिलाकर के 5,66,000, 5,66,00,000 ये कॉर्पस उसका बनता है। और अगर 5,66,000 का कॉर्पस है, उसकी अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, उसकी इंटरेस्ट रेट आपका 3,70,000 बनता है, जो साल का महीने का आपका बनता है। जबकि आपकी महीने की पेंशन उस टाइम 2055 जो महीने की पेंशन है वो आपकी 2,83,000 के करीब होगी। उसके बाद भी आपको जो इंटरेस्ट रेट है उसमें आपका गैप है। मैं जी नहीं, ये कैलकुलेशन तो काफी पेचीदा होगी, लेकिन जो सरकार, हमारे हिमाचल गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल हालात है ना, उनको देखते हुए, क्योंकि आपका 2029-30 में तो लगभग 2,38,000 पेंशनर हो जाएंगे, और उनको आपको लगभग 20,000 करोड़ तो पेंशन के लिए कहाँ से निकालेगी सरकार। ये दुविधा वाला काम भी है ये बेसिकली। चलिए, मैं अभी सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी, आपके नेता आए और फिर से कहीं ना कहीं ओपीएस बनाम यूपीएस एनपीएस का एक नया द्वंद्व शुरू करके चले गए। तो क्या आपकी पार्टी अभी भी यूपीएस की तरफ ही भागेगी कि ओपीएस को राज्य में बहाल रखेगी कि नहीं? जी सुरेंद्र जी। कथरिया जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इस सारी चर्चा में भाग लेने का, और सारे जो हीरालाल जी और बाकी पार्टिसिपेंट्स है वो भी मेरे पुराने साथी हैं, उनका भी अच्छा लग रहा है कि वो भी अपनी अपनी बात को यहाँ पे रख रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से ओपीएस से एनपीएस में जब मतलब ये चीजें चेंज हुई थी, तो निश्चित तौर पे दिल्ली में भाजपा की सरकार थी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। और जब कांग्रेस की सरकार इसको लागू कर रही थी तो हमने पूरे जोर के साथ बाकी लोगों के साथ मिलकर इसका पूरा विरोध भी किया था कि ये नहीं लागू होनी चाहिए। और जो ओपीएस है उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी आपके साथ जानकारी साझा की है। अब क्या है कि हमने एनपीएस के ऊपर, तब मैं कर्मचारी राजनीति में था जब ये सरकार अस्तित्व में आई थी पिछली, तो उन दिनों में हमने काफी भाजपा सरकार में भी हमने पक्ष रखा था कि ओपीएस को लागू करने के लिए हमारे को पहल करनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों का आंदोलन इतना बढ़ गया था प्रदेश भर में कि उसका कोई और विकल्प नहीं था। तो इसके बाद सारी चर्चा भी केंद्र तक इन्होंने की है, जो हमारा नेतृत्व था, लेकिन तब ये बात हम लोग इसकी पहल नहीं कर पाए और कांग्रेस ने पहल की, तो कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। जब ये सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद इन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि हम, चाहे वो बिजली बोर्ड है, चाहे कि बोर्ड और कारपोरेशन है, यहाँ तक कि जिन 15 बोर्डों और निगमों में अभी तक पेंशन पहले से नहीं चलती है, उसके लिए भी वायदा किया गया था, जिसमें सिविल सप्लाई कारपोरेशन है, टूरिज्म कारपोरेशन है, तमाम उन बोर्डों में भी कि इसमें भी लागू होगी, लेकिन लागू वहां पे नहीं हुई। और अब धीरे धीरे सरकार की स्थिति लड़खड़ाती जा रही है, क्योंकि अभी इस पेंशन का जो पूरा खर्चा है वो उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसको जब जैसे जैसे ये पेंशनर जो ओपीएस से एनपीएस से ओपीएस में कन्वर्ट हुए, उनकी पेंशन का बोझ बढ़ेगा, वैसे सरकार भी वित्तीय बोझ के ऊपर बार बार इस बात के लिए मतलब हाँफ जाएगी। पर चलो, ये तो सरकार को चलाने वालों ने देखना है। जहां तक आपने जो मेरे से प्रश्न किया, मैं स्पेसिफिक उस बात पे आता हूँ।
जी नड्डा जी ने क्या कहा और उसका उसकी इंटरप्रिटेशन किस संदर्भ में हो रही है, इस बात को लेकर मैं थोड़ी मतलब जो बाकी लोग हैं उनसे मतभिन्नता रखता हूँ। नड्डा जी ने कहा कि हमने केंद्र की तरफ से यूपीएस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है, बाकी जी प्रदेश में क्या करना है ये जयराम जी और हिमाचल प्रदेश के लोग तय करेंगे। तो इसके ऊपर हो हल्ला करने की मैं समझता हूँ कि जरूरत नहीं है। और पहली बात नहीं तो क्योंकि नहीं जितना मुझे भी मेरा भी एक्सपीरियंस है कि अगर सरकार ने कोई चीज लागू कर दी है, एजी ऑफिस से उनको पेंशन मिलनी शुरू हो गई है, तो उनकी पेंशन में तो किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। लेकिन नए लेकिन लोगों आगे के के लिए लिए क्या आप करना है? जी हाँ जी, नए लोगों के लिए नए नई जो जी नियुक्तियां होंगी बिल्कुल। उसके लिए क्या करेंगे? जो नई जी नियुक्तियां होगी उसके लिए सरकार, जब सरकार का मैनिफेस्टो आएगा, हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव के अंदर मैनिफेस्टो आएगा, तो हो सकता है कि उनकी हम लोग कर्मचारी राजनीति से भाजपा के अंदर काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी भी छोटी मोटी कंसल्टेशन होगी, वहां हम अपना ओपिनियन देंगे कि हम पार्टी को कोई इस मामले में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पहला तो मेरा ये सुझाव रहेगा। और उसके जी बाद एक कंसोलिडेट सारा जो पार्टी का एजेंडा होगा उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। जब चुनाव लड़ा जाएगा तो चुनाव में अगर भाजपा वायदा करती है कि हम ओपीएस से छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो नहीं होगी। और अगर भाजपा एजेंडा लेके आएगी कि नहीं, हम जो पिछले लोग हैं उनको तो क्योंकि हम लीगली भी नहीं कर सकते और ये हो भी नहीं सकता कि जिनको हाँ वो लागू हो तो चुके उनकी। जिनके जीपीएफ हाँ जी, नंबर अलॉट हो गए उनको कैसे जी छेड़ोगे आप? जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। लेकिन अगले आने वाले दिनों में जिनके फॉर्म भी भर दिया और इन सर्विस है लोग, और आने वाले दिनों में जी उनको उनको भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते कानूनी तौर पे, क्योंकि उनका एक एग्रीमेंट बन गया, उनका जीपीएफ नंबर उनको अलॉट हो गया, उनकी 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की जो भी सर्विस है वो उसको जी कंटिन्यू जी करेंगे। लेकिन जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी पथरिया जी जी, उसमें हो सकता है जी कि यूपीएस इंट्रोड्यूस करने की कोई बात आए, तो उस संदर्भ में फिर उन दिनों में उन चीजों को देखेंगे। लेकिन अभी तक जी नड्डा सही जी के बयान के ऊपर जिस तरह का हो हल्ला हो रहा है, मैं नहीं समझता कि उसका कोई औचित्य है। नड्डा जी ने स्पेसिफिक ये बोला कि हमने भारत सरकार की तरफ से यूपीएस से एक अल्टरनेटिव पेंशन स्कीम दी है एनपीएस की लेकिन जगह में। लेकिन और सुरेंद्र जी, उन्होंने आपने जैसा कि बताया, उन्होंने कहा कि जयराम जी और यहाँ के भाजपा के लोग देखेंगे, तो जी जयराम जी तो बिल्कुल, उस समय भी कड़ा रुख रहा उनका। उन्होंने तो विधानसभा के अंदर बतौर मुख्यमंत्री यहाँ तक बोला कर्मचारी आप लोगों को, आप भी तब कर्मचारी नेता थे, कि आइए हाँ जी चुनाव बिल्कुल, लड़िए और फिर लीजिए आप पेंशन, क्योंकि विधायकों की पेंशन तो चाहे वो 10 दिन का विधायक है उसको तो 80-85 हजार रुपया तो शुरू में ही हो जाता है। तो क्या वो जयराम जी पथरी वैसा जी स्टैंड रख पाएंगे अगर आप उनको अगली बार भी ऐसा है, उतारते हैं? जयराम जी भाजपा के एक बहुत सर्वमान्य नेता और हिमाचल प्रदेश में अंदर एक अगर आज की डेट में बहुत लोकप्रिय है। और आपने मेरी बात सुन, किसी एक बात को लेके कोई किसी मजाक के संदर्भ में कोई बात बोल दी गई, उसको इशू बना दिया गया और उसका फायदा कांग्रेस को मिल नहीं, चुका है। वो पर गंभीरता से बोला गया था, वो हमने भी देखा असेंबली के अंदर, और बहुत तमतमाते हुए बोला गया था वो उनके द्वारा। आपको एक और बहरहाल बात भी फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, चलिए, आपको जो ढाल मैं बनना इस है संदर्भ में वो बोलूं, पार्टी की। चलिए जयराम अभी जी मैं के खिलाफ। जी जी हाँ जी, जी बाद में बोलो आऊंगा भाई। अब आपके पास, संदीप जी के पास जा रहा हूँ। संदीप जी जी फिर से बिल्कुल, नया आप चल पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सरकार एक तरफ तो वित्तीय मतलब हालत खराब की बात करती है, फिर इस चीज पे क्योंकि ये इनका एजेंडा है, 10 गारंटियों में से नंबर 1 गारंटी आपने ये लागू की, लेकिन अभी भी बिजली बोर्ड और निगम, उनके हजारों कर्मचारी आपने ओपीएस से महरूम रखे हैं, उनको आप कब लाओगे? जी संदीप जी। जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, ओपीएस के मुद्दे पे हमने चुनाव लड़ा था और हम तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी वर्ग का, जिन्होंने पूरे समर्थन के साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई। हाँ, बिजली बोर्ड का मसला आता है और हमारी और भी कॉर्पोरेशन हैं, उनका जो मामला है वो विचाराधीन है। हमारे को बल्कि ओपीएस देने की एवज में हमारे को वित्तीय तौर पे केंद्र सरकार से बहुत इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। ये आप भी जानते हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता भी इस बात को जानती है। लेकिन हमारा प्रॉमिस है, हमने ओपीएस देना है, ये सारा के सारा मामला विचाराधीन है और इस मामले को हम जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार का जो इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, वो इस मामले पे बहुत संवेदनशील हैं कि किसी न किसी तरह से बिजली बोर्ड का भी और कॉर्पोरेशनों के अंदर भी हम कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन होती है, जितनी पेंशन जी बनती है, हम उसको दें इन कर्मचारियों को। लेकिन हमारा जिस तरह से फाइनेंशियल सिस्टम जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसको देखते हुए ये सारी चीजें जो है लटकी हुई हैं। अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ओपीएस को लेके स्टैंड रहा था,
तो अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी का वही स्टैंड रहता है तो ओपीएस के मुद्दे पे हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे और दोबारा जीत के भी आएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना ज्यादा नहीं है, हमारा जितना भी स्ट्रक्चर है वो कर्मचारियों के ऊपर डिपेंड करता है। और इस हिमाचल प्रदेश की प्रगति में और इस देश की प्रगति में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी वर्ग का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। तो हम उनके साथ कभी भी वादा खिलाफी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर कुछ चीजें हैं कि ऑप्शन दी गई है। आपने 1,36,000 एम्प्लॉइज की बात की, उसके बाद जो है पिछले 3.5 सालों में हमारे करीब 8,000 के आसपास एम्प्लॉय जो हैं वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनको ओपीएस दी जा रही है। और उनको जो ओपीएस दी जा रही है तो किसी को 30,000 से लेके कम से कम 50,000 के आसपास जो है उनको ओपीएस मिली जा रही है। क्योंकि जो आदमी ताउम्र सेवा करता है तो उस सेवा के बदले में उसका परिवार और उसकी जो स्वास्थ्य, रिटायरमेंट के बाद जो स्वास्थ्य की कंडीशंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, और जितनी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं महंगी हैं और आने वाले टाइम के अंदर आपको पता है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने ली है, कांग्रेस की सरकार ने ली है। तो हम उसके बारे में बहुत गंभीर हैं और ये जो मसला है इसको ये चलता रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो एनपीएस और यूपीएस की बात की थी तो हमारी सरकार ने ये भी कहा है कि जो एम्प्लॉय में जो इन स्कीमों जो ये योजनाएं हैं उनको लेके अगर कोई उसको ऑप्ट करना चाहता है, कुछ लोगों ने की भी है, बेशक वो मिनिमल है, बहुत कम लोग हैं उन्होंने ऑप्ट भी की है, अगर वो भी करते हैं तो वो उसके दायरे में भी उसके दायरे में भी वो लोग आए हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कर्मचारी वर्ग जो हिमाचल प्रदेश का है वो ओपीएस को चाहता है। लेकिन सांख्या जी, पिछले दिनों आपको याद होगा कि वित्त विभाग ने प्रधान वित्त सचिव ने एक प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें स्पष्ट कहा था कि हमें यूपीएस को अपनाना पड़ेगा, ओपीएस को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कर्मचारियों से जुड़े हुए डीए वगैरह को फ्रीज करने की बात कर दी थी। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं, जैसे कि मैंने आंकड़े अभी भी रखे आपके सामने, तो अगला जो वित्त वर्ष है उसमें हमारा पेंशन बिल 17,130 करोड़ रुपया साल का बन जाएगा। ये बढ़ता बढ़ता उससे अगले साल 20,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा, पेंशनर की संख्या बढ़ जाएगी। तो यूपीएस को मानने में हर्ज क्या है नए कर्मचारियों के लिए? जी देखिए डॉक्टर साहब, एक बात तो है कि अभी अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये जो जिस तरह की बात है, आपके वेस्ट बंगाल में ओपीएस चल रहा है, आपका पंजाब में चल रहा है, आपका राजस्थान में चल रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसी बहुत सी स्टेट में चल रहा है। लेकिन अगर जिस तरह से आप वित्त सचिव कुछ बोलते हैं वो उनका एक सुझाव हो सकता है, मानना न मानना सरकार की अपनी मंशा है, अपनी मर्जी है, क्योंकि उन्होंने सुझाव दिया है। और प्रबंधन, जो वित्तीय प्रबंधन करना है वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है, प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर को करना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो मद्देनजर रखी गई है और उनको देखते ही, ऐसा नहीं है, हमने देखिए अपनी सरकार में रहते हुए हमारे खुद जो एमएलएस हैं, मिनिस्टर्स हैं या और अधिकारी वर्ग है, उनकी पेमेंट्स को भी डेफर्ड किया गया था। तो ये सारी के सारा प्रबंधन जो है वो 3 महीने बाद ही लौटा दी गई, वो तो 3 महीने बाद ही लौटा दी गई। वो तो एक सियासी मजाक था। सियासी मजाक उसको नहीं कह सकते, सियासी मजाक था, वो लिया 3 महीने बाद वापस कर दिया गया। वो तो मुख्यमंत्री जी तो अभी भी कटवा रहे हैं, बाकी सबकी तो लौटा दी गई। चलिए, ये इस तरह के लौटा दी गई चीजें ये नई सरकार में ये चल रही है। सियासी मजाक नहीं कह सकते, अगर जनता समझती है। नहीं, इसको आप जनता बहुत समझदार है। आप इसको गलत बोल रहे हैं। अगर आने वाले समय में भी अगर ये चीजें अगर इस तरह का वित्तीय कोई ऐसा हमें लगता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस स्टेट में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, ये सारा के सारा सिस्टम जो है, अगर आप इसको अगर समझेंगे, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर आप बात करें तो ये केंद्र सरकार जिस तरह से इम्पोज हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी प्लानिंग को कर रही है, तो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को मान्य नहीं है और ना हिमाचल प्रदेश की जनता को मान्य है और ना कर्मचारी वर्ग को मान्य है। मैं संदीप जी वर्मा जी के पास लौट रहा हूँ। वर्मा जी, अभी कितने ही कारपोरेशन बोर्ड रह गए। दूसरा यह है कि भाजपा का रुख जो है, क्योंकि केंद्र में इनकी एक नीति है, इनकी नीति स्पष्ट है कि हम यूपीएस की तरफ ही जाएंगे। इनकी कई स्टेटें हैं जहां पे जो नए कर्मचारी हैं उन्होंने यूपीएस अपना लिया, लेकिन इन्होंने पुराने लोगों को नहीं छेड़ा है। कई उदाहरण है ऐसे,
जहां जहां इनकी सरकारें बन रही हैं, तो पुरानी जहां जहां ओपीएस है उसको नहीं छेड़ा है। जैसे छत्तीसगढ़ है, वहां से कांग्रेस को रुखसत करके ये सत्ता में आए हैं, तो जो कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस दी थी उसको नहीं छेड़ा है, लेकिन नए कर्मचारियों को इन्होंने यूपीएस में लाया है। तो आपको लगता है कि, क्योंकि आपको तो अभी तक ना ओपीएस मिली है, यूपीएस अभी दूर दिख रही है बोर्ड और कारपोरेशनों को, तो आपको लगता है कि ये सरकार कुछ देगी या अगले यूपीएस की उम्मीद करनी पड़ेगी? जी। सबसे पहले तो मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि जो इन तीनों स्कीमें जो आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ओपीएस है, एनपीएस है, यूपीएस है, मुझे लगा सबसे बेस्ट ओपीएस है, देन एनपीएस और सबसे पीछे यूपीएस। क्योंकि यूपीएस में आपको लास्ट टाइम पे कॉर्पोरेट से कुछ मिलेगा नहीं, तो इस करके अभी भी इसी करके आप देखेंगे लगभग हमारे देश में 24 लाख एम्प्लॉई है जो एनपीएस में है, उनमें से लगभग मात्र 40,000 ने यूपीएस को अडॉप्ट किया है। इस करके यूपीएस का तो हम ग्रोथ करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर आपको यूपीएस लागू करना है, तो कोई गवर्नमेंट आएगी तो उसको एनपीएस के सिस्टम पे जाना पड़ेगा, मतलब ओपीएस को खत्म करके एनपीएस के सिस्टम पे जाना पड़ेगा। एनपीएस में यूपीएस दोनों ऑप्शन रहेंगे, तो ये बात है। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि जहां जहां स्टेटों में जहां आपकी ओपीएस पहले हुई थी, राजस्थान में जहां ओपीएस हुई थी और बाद में ड्रॉ हुई, मुझे लग रहा है लीगली भी जब आपका कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके साथ आपका सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो पेंशन को लेकर के बाकी है, आपने फॉर्म भरे हैं, तो आप उनको रेट्रो से भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कोई बेनिफिट जिसमें कोई चेंज ना करे, जिसमें कोई अपोज ना करे, तो रेट्रो से आप कर सकते हैं। पर ऐसा कोई बेनिफिट जिसको आप रेट्रो से भी ड्रॉ करेंगे वो लीगली भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है, अगर गवर्नमेंट यूपीएस में जाना चाहेगी, तो एग्जिस्टिंग पेंशनर और एग्जिस्टिंग ओपीएस एम्प्लॉय ऑन दैट डेट जिन्होंने आपका सब्सक्राइब किया है, वो आपका जीपीएफ नंबर जिनको मिले हैं, उनको आप रेट्रो से विड्रॉ नहीं कर सकते। एक तो ये बात है। दूसरी बात में हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में मुझे लग रहा है कि जो बिजली बोर्ड है, बिजली बोर्ड का अपने फंड मैनेजमेंट है, सरकार की ओर से कोई ग्रांट नहीं मिलती, और हम लोग जो भी हमारा कर्मचारी जो आपका मेहनत करता है और उससे जो कमाता है, वही पैसा उसको बांटा जाता है और टैरिफ थ्रू आता है। और बिजली सेक्टर ऐसा है जहां आपकी हर साल 8, 10, 11 हमारे नौजवान साथी एनपीएस में जो शहादत देते हैं। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आज ये सेक्टर आज भी आपका ओपीएस से वंचित है। और हमने बड़े पहले मुख्यमंत्री महोदय को बताया, और इसका राज्य सरकार को क्या नुकसान है। जैसे कांग्रेस के साथी संदीप जी ने कहा कि हम बिजली बोर्ड को ओपीएस देंगे, पर हम ये कहना चाहेंगे इसका राज्य सरकार का बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आपने जब आपका अप्रैल 23 में आपने ओपीएस लागू की, अगर आपने बिजली बोर्ड में ओपीएस लागू कर दी होती, लगभग आपका 3.5 पौने 400 करोड़ जो आपका एनएसएलडीएल में गया है, फंड मैनेजर के पास गया है, वो पैसा आपका बच जाता। उसको आप कॉर्पस मेंटेन करते, पेंशन मेंटेन करते। अब वो लड़ाई आपको लग से लड़ने पड़ेगी, आप देंगे कि वहां से पैसा वापस लो। तो जो देरी है, देरी से टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है और स्टेट गवर्नमेंट को भी नुकसान है। मैं तो जो सत्ताधारी पार्टी के साथी हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री कमिटेड है, लेकिन बहुत देरी से जितनी देरी की जा रही है, इससे कर्मचारियों में संशय है, अप्रोच भी है। हम चाहेंगे प्रदेश सरकार अगर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को एक ऐसा सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है, जो छात्र दे रहा है, और अगर ओपीएस देनी है तो जल्दी से। एक नुकसान सबसे बड़ा ये भी हो रहा है, जो हमारे कर्मचारी अगर उन्होंने कोई पेंशन प्लान करना है कि ओपीएस बिजली बोर्ड को मिलेगी नहीं मिलेगी, वो पेंशन प्लान उस हिसाब से लोग करते हैं और उससे वंचित रह रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं सर्टन में बिजली बोर्ड में आती है ओपीएस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, बिजली बोर्ड सरकार के साथ, प्रदेश सरकार के साथ 1972 में सीसीएच पेंशन लागू हो गया था, बिजली बोर्ड में लागू हो गया था, और हमारे काउंटर पार्ट में, और हमें जी बिल्कुल वर्मा जी, वो स्टैंड है बिजली बोर्ड का और कर्मचारियों का भी है। ये कुछ हजारों की तादाद में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ओपीएस नहीं अपनाई हिमाचल में, वो एनपीएस में ही रहे। ये क्यों रहे, क्या कारण रहा कि वो इसमें क्या बेनिफिट दिखा उनको? तीनों में थोड़ा सा आपको फर्क देखना पड़ेगा। जैसे यूपीएस में जिसकी सर्विसेज आपकी कम है, मान लो 11 साल तो भी हमारे यहाँ यूपीएस तो वर्मा जी हमारे यहाँ एनपीएस छोड़ के ओपीएस में नहीं गए हिमाचल में। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि एनपीएस और यूपीएस में लोग कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं। अगर सर्विसेज किसी की कम है तो उसको मिनिमम पेंशन जाएगी, तो वो यूपीएस में जा सकता है, जिसकी ज्यादा वो नहीं जाएगा। एनपीएस में वो साथी जाएंगे जिनकी आपकी हैंडसम सैलरी है और जिनका प्लान आउट है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे पैसा वापस चाहिए, मैं उसको इन्वेस्टमेंट करूंगा, पेंशन प्लान में करूंगा, दूसरी जगह करूंगा, और सेल्फ डिपेंडेंट की अपने ओर से प्लान करेगा। ऐसे साथी इसमें एनपीएस में जा रही है। और आज भी मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार ने यूपीएस सर्कुलेट कर दी है। आप बात कर रहे हैं यूपीएस स्टेट में लागू होने की, यूपीएस राज्य सरकार वो तो करनी पड़ेगी, इसलिए करनी पड़ेगी जो एनपीएस के कर्मचारी है,
एनपीएस के कर्मचारी, उनको आपको ऑप्शन देनी पड़ेगी कि यूपीएस में जाए, क्योंकि ऑप्शनल है। तो इस करके एनपीएस के कर्मचारियों को सर्कुलेट हो गई है कि यूपीएस में रहना, एनपीएस में रहना। लेकिन दूसरा इशू है कि जो ओपीएस में है उनको यूपीएस में जाना वो पॉलिटिकल डिसीजन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सुरेंद्र जी, बात फिर वहीं आ रही है कि एनपीएस में कुछ जी। रह गए हैं, यूपीएस की तरफ वो जाएंगे, तो कहीं दिक्कत ये आ रही है कि नड्डा जी के एक बयान से ना, आप देख रहे होंगे कि मीडिया में, सोशल मीडिया में एक हल्ला तो मच गया है। कर्मचारियों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को भी एक इशू मिल गया है कि ये कर्मचारी विरोधी हैं, ये फिर से वो कर देंगे। हालांकि जीपीएफ नंबर जब अलॉट होंगे पुराने लोगों की, तो पेंशन का प्लान नहीं बदला जाएगा, लेकिन नयों के लिए आप यूपीएस का रास्ता अख्तियार करेंगे। अभी से ये एक परसेप्शन बनानी शुरू कर दी गई है। जी जी, देखिए, मैं पहले भी इस चीज स्पष्ट कर चुका हूं कि नड्डा जी ने जिस संदर्भ में वो बात बोली थी, उसको गलत नहीं, अर्थों में उसकी व्याख्या हो रही है। हाँ जी। जी तो ठीक है, जहां उसकी तक क्या व्याख्या नाम गलत की हो रही है, यूपीएस आप की इस बात स्पष्ट है, कर रहे हैं, लेकिन यूपीएस आपके नेता क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे? बड़े नेता, नेता प्रतिपक्ष, पार्टी के नहीं, अध्यक्ष, बाकी पदाधिकारी क्यों नहीं, ये बड़े नेता आपके एमपी वगैरह क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे इसको? क्यों? क्योंकि ये तो एक क्योंकि पथरिया जी, जब भी चुनाव लड़ा जाएगा, जब भी चुनाव लड़ा जाएगा, तो चुनाव किसी एजेंडे पे लड़ा जाएगा, मैनिफेस्टो पे लड़ा जाएगा, और मैनिफेस्टो में सारी स्थिति को हम स्पष्ट करके आएंगे। और जहां तक ये नहीं, बात है कि उसको भी समय है बहुत, अभी तो 1.25 साल का समय है बिल्कुल जी। जब। और जहां तक ओपीएस की बात मेरे साथी ने बोली है, जो मेरे कांग्रेस के मित्र है, इन्होंने कही है, तो ओपीएस को लागू करके आप कर्मचारियों का एरियर छोड़ गए, उनका डीए छोड़ गए, उनके मेडिकल के रिइंबर्समेंट छोड़ गए, जो महिलाएं विधवा हो चुकी है, उनके पति की डेथ होगी, उनके रिइंबर्समेंट बिल लटके हुए हैं। बहुत बड़ी एक, मतलब जिसको बोलते हैं कि ब्लैकआउट है सारे कर्मचारी क्षेत्र के अंदर। और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से हम लोग रोज धरना और आंदोलन कर रहे हैं। आपको मैं स्थिति बताऊं कि मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं हो रहे लोगों को, जो सबसे ज्यादा इनिशियल चीज है ना। एक सिर्फ ओपीएस का राग लगा के आज पंचायतों के अंदर ये हुआ कि पंचायतों में पूरी तरह से प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो गया। ये बहुत बड़ा विरोध है कर्मचारियों की तरफ से, है ना जी। एचआरडीसी के कर्मचारी जगह जगह रो रहे हैं अपनी अपनी इन चीजों को लेके, है ना। सरकार के अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है किसी बुजुर्गों के लिए, किसी तरह की। हम बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठ के कर चुके हैं, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला है। चलिए संदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं। संदीप जी। सर, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे ओपीएस का मुद्दा है, चाहे आरजेडी का मुद्दा है, चाहे हमारे जो मध्यम वर्गीय समाज है, चाहे निम्न वर्गीय समाज है, उसकी बीजेपी की जो मूल विचारधारा है वो हमेशा उसके खिलाफ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व चाहता तो केंद्र की सरकार से ओपीएस के लिए पिछली सरकार में भी लड़ सकता था और अब भी लड़ सकता था। आरजेडी के लिए पहले भी लड़ सकते थे, अब भी लड़ सकते थे। कितनी ज्यादा ग्रांट जो है अभी तक हिमाचल प्रदेश को लेने को है। और हमारी जो रॉयल्टी है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुए हैं, वो इनकी सरकार के समय भी थे। वो रेवेन्यू, वो पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार को आना था, वो नहीं आया। तो मैं ये कहता हूं कि जहां जहां आप किसी भी राज्य का देख लीजिए, केंद्र के में जब से भाजपा की सरकार बनी है, ये इसको फाइनेंशियली स्क्यूज करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। और जो इन्होंने एरियर और अपने डीए की बात की और जो मेडिकल रिम्बर्समेंट की बात की, मैं उस पर भी आना चाहता हूँ। आप ये देखिए, वो बैड डेट्स नहीं है, वो बैड डेट डूबत पैसा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। वो पैसा आपके कागजों में, सरकार के कागजों में है, और वो कभी ना कभी वापिस आएगा। ऐसा नहीं है कि उसको हमने कभी मना किया है देने से। अगर 4-4 साल अगर मेडिकल बिल नहीं मिलेंगे पेंशनर्स को और एम्प्लॉइज को, तो बेचारे इलाज कब कराएंगे, कैसे कराएंगे? ये तो एक समस्या चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पीछे भी आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जी डॉक्टर साहब, 15वें वित्त आयोग का पैसा जयराम जी ने एडवांस में लिया था, और पिछली सरकार के अंदर 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा ठेकेदारों का देने को था। जयराम जी की सरकार को जो पैसा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड जो है वो वर्तमान कांग्रेस की सरकार पे हुआ। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि ओपीएस बनाम यूपीएस का जो हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक द्वंद्व दोबारा से चल पड़ा है। केंद्रीय मंत्री ने किस संदर्भ में कहा, स्पष्ट भी किया सुरेंद्र ठाकुर जी ने कि उनका संदर्भ कुछ और था, चुनावी एजेंडा और होगा, चुनावों के समय में जो होगा वो माना जाएगा।
लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी भी ओपीएस में कई कारपोरेशन निगम बोर्ड रह गए हैं, उनको कब मिलेगी ये पेंशन। दूसरा, ये तो बात तय है कि अगर ओपीएस ही सदा के लिए लागू रहती है तो हिमाचल का जो विकास के लिए जो थोड़ा सा धन भी बचता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा आने वाले समय के लिए, और पेंशन का बोझ 2030 तक 2000 करोड़ रुपया साल का बढ़ जाएगा। लेकिन यूपीएस को अपनाएगी भाजपा, क्योंकि भाजपा बाकी राज्यों में अपना रही है नए एम्प्लॉयज के, लेकिन पुराने जो ओपीएस में जो लोग आ चुके होंगे उनको वो किसी भी तरह से छेड़ नहीं पाएगी, क्योंकि कर्मचारियों में यही अंदेशा है, नए कर्मचारियों में भी जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी, कि हमारी कहीं ओपीएस बंद ना हो जाए। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।